हेलो दोस्तों, स्टडी गाइड एजुकेशन हम में आपका स्वागत है। मैं हूं गुरु सैनी एंड इससे पहले हमने ट्रांसफर मॉड्यूल पे दुनिया भर की वीडियोस बना रखी हैं। ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर, म्यूचुअल ट्रांसफर, देन स्पाउस ग्राउंड पे आपके डाउट, दुनिया भर की हमने वीडियोस बना रखी हैं। एंड नए ट्रांसफर मॉड्यूल पे भी हमने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको बताई हैं। ये आज की तारीख का लेटर आया है, 2 तारीख का लेटर आया है। एंड इसके अंदर जो नया ट्रांसफर जो मॉड्यूल आने वाला था जिसकी हम बात कर रहे थे, तो उसके बारे में ही ये अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है सारी चीज़ें। एंड इसको बोला गया है लॉन्च ऑफ उदित, यूनिफाइड डिजिटल इंटरफेस फॉर ट्रांसफर मॉड्यूल ऑफ HRMS। तो वही जो नए ट्रांसफर मॉड्यूल की जो बात कर रहे थे वही सब चीज़ें हैं। क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि हम इंटर रेलवे जो रिक्वेस्ट हैं वो कितनी लगा सकते हैं, देन इंटर डिवीज़न की जो रिक्वेस्ट हैं वो कितनी लगा सकते हैं, देन हमारी जो रिक्वेस्ट हम सबमिट करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हमारी वीडियोज़ पे आ रहे हैं कि सर हम सबमिट कर रहे हैं लेकिन हमें कुछ स्टेटस शो नहीं कर रहा है। ठीक है, एक तो ये सवाल। देन इसके बाद में सर प्रायोरिटी नंबर हमें नहीं दिखाई दे रहा है, हमारी एप्लीकेशन कहाँ है, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो ऐसे सवाल हमारी वीडियोस पे काफ़ी आ रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर वो सारे सवाल जो हैं वो उन सब का सवाल का जो आंसर है वो आपको देने की मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम देखेंगे जो जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। तो सबसे पहले तो ये नॉन गेजेटेड जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए जो ये मॉड्यूल है, ट्रांसफर जो मॉड्यूल है अपग्रेडेड। एंड इसके अंदर डेफिनेशन है सबसे पहले तो कैडर कोड। देखो कैडर कोड के अंदर क्या बताया गया है, वो सब जो पोस्ट हैं, वो सब जो सेफ्टी की हो गई या फिर मैकेनिकल की, मेडिकल की, ऑपरेटिंग की, जो यूनिफॉर्म है अक्रॉस ऑल इंडियन रेलवेज, जैसे कि ट्रैक मेंटेनर का 27,000 का जैसे कि कोड इन्होंने कैडर कोड रख दिया। ठीक है, तो जो यूनिफॉर्म है इंडियन रेलवे पे उसको हमने एक कैडर कोड दे दिया है। कैडर आईडी क्या है, देखो इसके अंदर स्पेसिफिक एक बात लिखी हुई है, कैडर आईडी इज स्पेसिफिक टू कैडर कंट्रोलिंग यूनिट वेयर पर्टिकुलर कैडर इज कंट्रोल्ड और मैनेज। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एक यूनिट जो कि कंट्रोलिंग यूनिट है उसके अकॉर्डिंग जो है कैडर कोड रहेगा, कैडर आईडी रहेगी। कैडर कोड जो है वो कि कॉमन है ऑल इंडियन रेलवेज में, बट जो कैडर कंट्रोलिंग यूनिट के अंदर जो कैडर आईडी होगी वो डिफरेंट हो सकता है। ठीक, जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है, एग्जांपल के साथ ही बताया है इसके अंदर कि भाई KCP के अंदर जो है कैडर आईडी ये है, कैडर कोड तो सेम हो गया सबका। ठीक है, कैडर आईडी यहाँ पे 1 2 3 इन्होंने कैडर आईडी कर दिया। अब देखो लेवल कैसे भाई, ट्रैक मेंटेनर 4 3 2 1, तो ऐसे 1 2 3 4 के अंदर ये हो गया हमारे कैडर लेवल आईडी। ठीक है, तो यहाँ से इस एग्जांपल को हमने समझ लिया। अब हम चलते हैं आगे। कैडर कंट्रोलिंग यूनिट पे जहाँ पे जो ट्रांसफ़र हैं, आपके जो प्रमोशन है, जो MPP एक्टिविटीज़ हैं, वो सब कंट्रोल की जाती है, उसे कैडर कंट्रोलिंग यूनिट हम बोलेंगे। प्राइमरी यूनिट्स रेलवे बोर्ड, जोनल हेडक्वार्टर, डिवीजन हेडक्वार्टर, ये सारी क्या हो गए हमारी प्राइमरी यूनिट्स हो गए। करंट प्रोसेस ऑफ असाइनिंग कैडर आईडी current process of assigning cadre ID and cadre level ID upon creation of cadre system automatically assign unique number। तो वो एक सिस्टम है जो कि ऑटोमेटिकली असाइन कर देता है कैडर आईडी एंड कैडर लेवल टू द आईडीज। अब आगे हम देखते हैं सर्टिफिकेशन प्रोसेस ऑफ द एप्लीकेशन। अब देखो इसमें क्या बात लिखी हुई है, ट्रांसफर एप्लीकेशन है जो कि एम्प्लॉय के द्वारा सीधा यानी कि विल नॉट बी स्टेट असाइन टू ए प्रायोरिटी नंबर। सबमिट करते के साथ ही जो है प्रायोरिटी नंबर सबमिट नहीं होती है, वो पहले एक सर्टिफिकेशन का प्रोसेस होता है। जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियोज़ के अंदर भी बताया था कि आप एक बार उसको सबमिट कर देंगे तो वो TCM के पास में चली जाती है एंड वो फिर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारी चीज़ें उसमें सही हैं, भाई फ़ोटो हैं, ये सारी चीज़ें देख के फिर वो उसको सर्टिफाई करता है। देन उसके बाद में जो है प्रायोरिटी नंबर जो है जनरेट होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई हैं। सर्टिफिकेशन प्रोसेस ऑफ द एप्लीकेशन, पहले क्या था, प्रायोरिटी रजिस्टर नहीं होती थी। अगर सपोज किसी ने अगर रिजेक्ट कर दी तो फिर वो सारी प्रायोरिटी ख़राब हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। एक बार यानी आपने लगा दी तो ऐसा भी नहीं है कि नीचे वाले को उठा के भाई उसकी वो उस पर्टिकुलर कैडर के अंदर उसको कंफर्म कर दे तो उससे भी प्रायोरिटी ख़राब हो जाएगी, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकता। उसके लिए एक रीज़न या रिमार्क लिखना पड़ता है आउट ऑफ टर्न में जाके। ठीक है, तो पहले आपका सर्टिफिकेशन होगा, देन उसके बाद में ही जो है वो आगे प्रोसेस होगा। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, व्हेन एप्लीकेशन इज ऑर्डर विल बी एक्सेप्टेड फॉर द प्रायोरिटी जनरेशन इंक्लूजन इनटू द लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन पेंडिंग फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग इफ द ट्रांसफर रिक्वेस्ट एप्लीकेशन ऑफ एम्प्लॉय इज रिजेक्टेड। अगर सर्टिफिकेशन प्रोसेस के अंदर ही आपकी रिजेक्ट हो गई तो आपको एक फ्रेश एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। अब आपकी प्रायोरिटी रजिस्टर नहीं हुई है, कहीं आप सोचो कि भाई मैंने तो लगा दी थी लेकिन रिजेक्ट हो गई, अब तो वो वहीं पर रहनी चाहिए। नहीं, सर्टिफिकेशन के अंदर ही अगर रिजेक्ट हो गई तो फिर आपको फ्रेश एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। तो इसका सवाल का जवाब भी आपको मिल गया है। काफ़ी बच्चे इसको भी पूछ रहे थे। और जहाँ से अगर आपके सर्टिफिकेशन में प्रोसेस हो जाती है तो आपको एक प्रायोरिटी नंबर मिल जाएगा, आउटगोइंग प्रायोरिटी नंबर मिल जाएगा एंड आपकी जो प्रायोरिटी है वो रजिस्टर हो जाएगी, वो नंबर आपको दिखने लग जाएगी, आपकी फाइल आपकी कहाँ मूवमेंट हो रही है। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। प्रोसेस ऑफ IRT एंड इंटर रेलवे
रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र और इंटर डिवीजन रेलवे ट्रांसफ़र। ठीक, तो इसके अंदर सबसे पहले तो भाई नॉर्मल ग्राउंड, और सबको पता है कि दो तरह के ग्राउंड होते हैं, तो नॉर्मल ग्राउंड होते हैं और एक स्पेशल ग्राउंड होते हैं। ठीक, स्पेशल ग्राउंड के अंदर कौन कौन से हो गए? एक तो स्पाउस ग्राउंड हो गया हमारा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्पाउस ग्राउंड हो गया। एक तो क्या है, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि इसके अंदर 16 पेज हैं, एक एक चीज़ हम अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। फिर भी अगर कुछ कमी रह गई तो इसके अंदर मैं दूसरी वीडियो ला दूंगा, उसके अंदर उस चीज़ को अच्छे से हम समझा देंगे। स्पेशल ग्राउंड के अंदर क्या हो गया? तो स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफर हो गया। देन उसके बाद में भाई जो डिसेबल जो पीपल हैं उनके लिए। देन उसके बाद में अगर डिसेबल चाइल्ड है और एम्प्लॉय जो केयर गिवर है तो। देन उसके बाद में विडो अपॉइंटेड है ऑन कंपोजिट CGA पे, कंपेशनेट ग्राउंड पे, तो भी एक प्रायोरिटी बनती है। तो ये चार जो हैं वो स्पेशल जो ग्राउंड है वो आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा और कोई ग्राउंड नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी कमेंट आते हैं मेरे पास भी कि सर जो पापा हैं और जो मम्मी हैं वो काफ़ी एज्ड हैं और बीमार रहते हैं, तो क्या हम इस बेसिस पे लगा सकते हैं? तो इन चारों के अलावा और कोई भी बेसिस आपके पास में नहीं है। ठीक, अब आगे चलते हैं। देखो, एप्लीकेशन नंबर जनरेशन ऑन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, तो वही बात अब आई है कि भाई आपने जैसे ही IRT और IDRT अपनी एप्लीकेशन आप सबमिट कर देंगे तो सर्टिफिकेशन जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एक जो है प्रायोरिटी नंबर जो है, आउटगोइंग प्रायोरिटी नंबर है वो आपको मिलेगा। एंड प्रायोरिटी दोनों की अलग अलग रहेगी, नॉर्मल वाले की अलग रहेगी एंड स्पेशल ग्राउंड पे जो आप लगाओगे उसकी जो प्रायोरिटी है वो अलग रहेगी। नेक्स्ट चलते हैं भाई, कितनी एप्लीकेशन, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि भाई कितनी एप्लीकेशन सर हम लगा सकते हैं? तो इंटर रेलवे की अगर बात करें तो आप सब 3 मैक्सिमम लगा सकते हैं। एंड इंटर डिवीजन की अगर बात करें तो आप 2 एप्लीकेशन लगा सकते हैं। ओनली 1 एक्टिव एप्लीकेशन इज अलाउड फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ द डेस्टिनेशन यूनिट, कैडर रिकॉर्ड एंड रिक्रूटमेंट लेवल फॉर एन एम्प्लॉय अंडर द नॉर्मल ग्राउंड, जबकि एम्प्लॉयज अंडर स्पेशल ग्राउंड के ही कैन अप्लाई सेम डेस्टिनेशन सेम कॉम्बिनेशन एज नॉर्मल ग्राउंड। ठीक है, अगर यानी स्पेशल ग्राउंड पे भी लगा रहा है तो फिर वो लगा सकता है। आपकी जैसे 3 एप्लीकेशन आपने लगा रखी हैं एंड 3 में से कोई एक भी अगर सपोज NOC मिल जाती है तो बाकी जो एप्लीकेशन है उनके प्रायोरिटी क्या नाम है वो अपने आप ही डिसेबल हो जाएंगी, जो आपकी जो एप्लीकेशन है। इसके अंदर आगे जो पॉइंट लिखा हुआ है हम आगे इसको देखेंगे। तो ये बहुत डाउट था क्योंकि हर डिवीजन के अंदर अलग अलग लग रहा था एंड ऐसी कोई लेटर अब तक स्पेसिफिक नहीं था जिसके अंदर ये बात लिखी हो कि कितनी एप्लीकेशन हम मैक्सिमम लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ ये बात क्लियर हो गई है। अब हम आगे चलते हैं। परमिसिबल कैडर कोड्स, ट्रांसफर एप्लीकेशन जनरेट कैडर कोड्स टू विच एम्प्लॉयज बिलोंग, तो जिस भी यानी कैडर से जो एम्प्लॉयज़ है वो बिलोंग करता है तो कैडर कोड अपने आप में यानी सिस्टम जनरेटेड है वो अपने आप ही जनरेट होता है। तो यहाँ पे ऐसी कोई बात समझने वाली नहीं है। ठीक है, तो हम चलते हैं अब थोड़ा सा आगे। हु विल व्यू एंड प्रोसेस द ट्रांसफर रिक्वेस्ट एप्लीकेशन वंस द, जैसे ही आपकी जो ट्रांसफ़र एप्लीकेशन है सबमिट की जाती है तो उसके अंदर जो पर्सनल डिपार्टमेंट जो रहेगा वो ही उसको क्या करेगा, सर्टिफाई करेगा। अगर आप इसमें बात लिखिए, अगर सपोज आप हेडक्वार्टर में हैं एंड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में है, अगर वहाँ से आप सपोज सबमिट करते हो तो सर्टिफिकेशन कंस्ट्रक्शन ऑफिस नहीं करेगा, पर्सनल डिपार्टमेंट जो हेडक्वार्टर का जो रहेगा वो उसको सर्टिफाई करेगा एंड उसको आगे प्रोसेस करेगा। तो इसके अंदर देखो सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं। फर्स्ट, आउटगोइंग प्रायोरिटी नंबर ऑफ द कैडर ID टू विच एम्प्लॉय बिलोंग विल बी आइडेंटिफाइड। भाई जैसे ही आप लगाएंगे एप्लीकेशन, आपकी कैडर ID के अकॉर्डिंग जो आउटगोइंग प्रायोरिटी नंबर है वो आपका आइडेंटिफाई किया जाएगा। एंड इसके अंदर जो एंटायर जो कैडर रहेगा कैडर कंट्रोलिंग यूनिट का, उसके अंदर जो है सिंगल आउटगोइंग प्रायोरिटी नंबर होगा। जैसे हम अगर बात करें, इसके अंदर एग्जांपल बताया गया है कि इसके अंदर 3 एम्प्लॉयज़ हैं, TTE हैं, TTI हैं, CTI हैं। अब ये बिलोंग एक ही यानी कैडर ID को ये बिलोंग करते हैं, लेकिन जो लेवल है वो डिफरेंट है। भाई कैडर लेवल इसके अंदर अलग अलग है, अलग अलग ग्रेड पे एंड स्केल हो गए इसके अंदर, लेकिन उसके अंदर जो सेम आउटगोइंग प्रायोरिटी नंबर है ग्रुप है वो उनको असाइन किया जाएगा और आउटगोइंग प्रायोरिटी इस हिसाब से ही उसके अंदर होगी। ऐसे ही इन्होंने भाई ट्रैक मेंटेनर के अंदर भी सेम वही है कि भाई इसके अंदर ट्रैक मेंटेनर के अंदर जो कैडर कोड रहेगा, नॉट कैडर IDs, इवन देज आर मल्टीपल कैडर ID ऑफ ट्रैक मेंटेनर बीइंग मेंटेन बाय द यूनिट के अंदर भाई मल्टीपल कैडर IDs हो सकती हैं ट्रैक मेंटेनर की, बट जो उनकी जो आउटगोइंग प्रायोरिटी जो लिस्ट होगी उसके अंदर सभी को एक में ही रखा जाएगा उसके अंदर। ठीक है, अलग अलग ऐसे नहीं होगी उसकी प्रायोरिटी जो रजिस्टर्स होगी। इसके अंदर एक एग्जाम्पल जैसे बताया गया है, जैसे सपोज इन्होंने लगाई है भाई 2 तारीख को लगाई है 10:30 बजे, तो इनको प्रायोरिटी नंबर दे दिया 37। देन B ने लगाई, एम्प्लॉय B है, उसने CTI की डेजिग्नेशन है उसकी। अब देखो अलग अलग कैडर लेवल में है ये, तो इन सभी की एक ही, क्योंकि कैडर एक ही है इसीलिए उसी के अंदर जो प्रायोरिटी है वो रजिस्टर की जा रही है। इसके अंदर देखो यहाँ पे 38 नंबर प्रायोरिटी इनकी हो गई क्योंकि इन्होंने भाई रात को 9 बजे लगाई है। ऐसे ही C हो गया, TTE हो गया। अब देखो ये तो अलग उसका हो गया, लेकिन जो कैडर है इसका सेम ही है, लेवल अलग अलग है। तो 8 अगस्त को
11 बजे और ये 39 नंबर इनकी प्रायोरिटी हो जाएगी। तो इस हिसाब से ये रजिस्टर होगी। देन इनकमिंग प्रायोरिटी नंबर एंड ग्रुप एंड नंबर जनरेशन, तो सेम इसके अंदर क्या है, देखो इनकमिंग प्रायोरिटी नंबर इज डिफाइंड एज ए यूनिक नंबर असाइन टू द कैडर कंट्रोलिंग यूनिट टू कैडर कोड फॉर एवरी रिक्रूटमेंट लेवल। अब इनकमिंग में क्या है कि जहाँ जहाँ पे जैसे कि ट्रैक मेंटेनर है, इसके अंदर DRQ यानी कि डायरेक्ट कोटा है, एंड इसके अंदर जो लेवल है वो तो अलग अलग रहेगा भाई, ट्रैकमैन 4 रहेगा, क्या नाम है, ट्रैकमैन 3 रहेगा, ट्रैकमैन 2 रहेगा, ट्रैकमैन 1 होगा। लेकिन जब इंटर रेल पे अपन ट्रांसफर करेंगे तो खाली ट्रैकमैन 4 के लिए रहेगा, पे लेवल 1 के लिए, क्योंकि डायरेक्ट कोटा उसी के अंदर है। ठीक, ऐसे ही अगर सपोज आप OS हैं एंड लगा रहे हैं, आप ट्रांसफर लगा रहे हैं उसके अंदर सीनियर क्लर्क में, आप इंटर रेलवे लगा रहे हैं तो वो सीनियर क्लर्क में जाना पड़ेगा, एंड सीनियर क्लर्क के अंदर भाई डायरेक्ट कोटा है उसमें, तो फिर आपकी एक प्रायोरिटी बनेगी सीनियर क्लर्क के अंदर। अगर सपोज सीनियर क्लर्क है वो लगा रहा है और वो जूनियर क्लर्क से बना है, तो जूनियर क्लर्क के अंदर भी हमारी जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, तो यहाँ पे 2 हमारे जो है इनकमिंग जो प्रायोरिटी ग्रुप हैं वो रहेंगे, एंड इनके अंदर प्रायोरिटी बनेगी, जैसे कि जूनियर क्लर्क इसके अंदर हो जाएगी और सीनियर क्लर्क इसके अंदर हो जाएगी। लेकिन ट्रैक मेंटेनर का तो हमारे एक ही है, इसके अंदर हमारा जो TM4 है वो लेवल 1 का जो एम्प्लॉयज़ हैं, अब यहाँ पे जब 3 हो, ट्रैकमैन 3 हो, ट्रैकमैन 2 हो, ट्रैकमैन 1, जब वो आएंगे तो इसी के अंदर रजिस्टर हो जाएंगे सभी के सभी। तो जिस पोस्ट में जो डायरेक्ट कोटा होता है उसी के अंदर जो है इनकमिंग प्रायोरिटी नंबर हमारा रजिस्टर होगा। सीधी बात है ये। अगर आप स्टेशन मास्टर हैं, स्टेशन मास्टर में तो कुछ यानी पंगा ही नहीं है। अगर आप सिंपली 42 ग्रेड पे में हैं तो वहाँ पे आपकी जो एक ही प्रायोरिटी है वहाँ पे जाके आप सिंपली बैठ जाएंगे, है ना। नेक्स्ट है इसके अंदर बात लिखी हुई है, वंस ए ट्रांसफर रिक्वेस्ट एप्लीकेशन सबमिटेड ऑन द नॉर्मल ग्राउंड इज सर्टिफाइड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। भाई वहाँ भी जो है आपके जो सर्टिफाई करेगा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इनकमिंग प्रायोरिटी नंबर आपका जनरेट हो जाएगा। फिर वहाँ भी सर्टिफाई करने के बाद में देन आपकी जो रिक्वेस्ट है वो आगे फॉरवर्ड होती रहेगी। ऑन रिसीविंग अप्रूवल ऑफ द कंपिटेंट अथॉरिटी फॉरवर्डिंग फॉर द ट्रांसफर एप्लीकेशन इनकमिंग प्रायोरिटी नंबर विल बी जनरेटेड। जैसे ही कंपिटेंट अथॉरिटी आपको अप्रूव कर देगी और फॉरवर्ड कर देगी एप्लीकेशन, तो आपकी प्रायोरिटी नंबर है इनकमिंग वो है आपको रजिस्टर हो जाएगी, और वो फिर आगे का जो काम है प्रोसेस है भाई जो ये रहेगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस पे रहेगा, एंड फिर आपको NOC मिल जाएगी। इसके अंदर एक कैच है वो मैं आपको नीचे बताऊंगा इसके अंदर, या इस एग्जांपल को मैं स्किप कर सकता हूँ, मैं उसको आपको बताता हूँ। देखो इसके अंदर जो आपकी इनकमिंग प्रायोरिटी नंबर पे ऐसे नहीं है कि आप सबसे पहले आपने लगा दी तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपको मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, ABCDF यहाँ पे 5 एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। अब A ने लगा दी प्रायोरिटी, इसकी आउटगोइंग प्रायोरिटी नंबर तो 1 है। अब इसने 1 जुलाई 24 को लगा दी, सबसे पहले लगाई है इसने, एंड जूनियर क्लर्क की पोस्ट पे था दानापुर में, इसने जूनियर क्लर्क के लिए लगा दी, लेकिन ये अप्रूव नहीं हुई, ठीक है, किसी भी रीज़न से अप्रूव नहीं हुई, तो फिर ये पीछे रह जाएगा। अब देखो इनकमिंग प्रायोरिटी नंबर इसको अभी तक मिला नहीं है क्योंकि अप्रूव हुई नहीं है। अब देखो C को देखो, C भले ही तीसरे नंबर पे है यहाँ पे, एंड चीफ OS की पोस्ट पे था, उसने आगरा लगाई है, दानापुर आगरा यूनिट का था वो, दानापुर में जूनियर क्लर्क पे लगाई है, उसने 15 अगस्त को लगाई है, ठीक है, कितनी लेट लगाई है, एंड 31 अगस्त को वहाँ पे अप्रूवल हो गई, कंपिटेंट अथॉरिटी ने उसको फॉरवर्ड कर दी, तो उसकी प्रायोरिटी नंबर वो क्या हो गई 1 हो गई, ठीक है। तो जब तक यानी कि कंपिटेंट अथॉरिटी आपको अप्रूव नहीं कर देती है, फॉरवर्ड नहीं कर देती है, तब तक आपके जो इनकमिंग प्रायोरिटी नंबर है वो रजिस्टर नहीं होगा। एंड इसके अंदर ऐसा भी नहीं है कि भाई आपको सबसे पहले आपके पास फर्स्ट आई है तो आपको फर्स्ट ही अप्रूव करना है, ठीक है। इसके अंदर ये सारी बात लिखी हुई है। देखो इनकमिंग प्रायोरिटी नंबर विल बी असाइंड टू द एप्लीकेशन स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस बेस्ड ऑन द टाइम ऑफ अप्रूवल। देखो यहाँ पर देखो टाइम ऑफ अप्रूवल फॉर फॉरवर्डिंग एप्लीकेशन, नॉट ऑन द टाइम ऑफ सबमिशन। ऐसा नहीं कि आपने सबमिट कर दी तो आपकी प्रायोरिटी सबसे पहली नंबर आपको इनकमिंग में वहाँ पे जाके आपको पहली मिलेगी। जैसे आपने लगा दी बीकानेर डिवीजन में लगा दी, सबसे पहले आपने लगा दी तो वहाँ पे आपकी प्रायोरिटी नंबर 1 बन गई, ऐसा नहीं। टाइम ऑफ अप्रूवल, ठीक, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस बेस्ड ऑन टाइम ऑफ अप्रूवल। तो ये बात मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा था। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने जो 7 पेजेस थे PDF के वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी, नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि आपकी जो NOC का प्रोसेस क्या रहता है। इंटर रेलवे आप लगा रहे हैं या फिर इंटर डिवीज़न आप लगा रहे हैं तो उसके बाद में आप इनकमिंग हो गई, देन उसके बाद में NOC अगर मिल गई देन उसके बाद में क्या प्रोसेस होगा, ठीक है। NOC होल्ड भी कर सकते हैं और भी सारी बातें आगे लिखी हुई हैं। तो एक वीडियो ज़्यादा लंबी हो जा रही है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसको सेकंड के अंदर लेके आता हूँ, ठीक है दोस्तों। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और चैनल स्टडी गीड़ा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।